नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है ईथर के पार्ट नंबर 1 के बारे में शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि ईथर क्या होता है, ईथर के क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, ईथर का यूपीएससी नाम क्या होता है और ईथर के वर्गीकरण के बारे में के साथ साथ ईथरों की समावयवता, संरचना तथा उन्हें बनाने की विधियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईथर क्या होता है। देखिए, इसके पहले वाले पार्ट में हमने जो है आपको अल्कोहल के बारे में बता दिया, फिनाल के बारे में बता दिया और ये अल्कोहल फिनाल ईथर के चैप्टर का तीसरा पार्ट होगा जिसे हम लोग ईथर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ईथर के बारे में। सबसे पहले ईथर होता क्या है, देखिए हमने लिख दिया है ईथर जल के डाई एल्किल या डाई एरिल या एल्किल एरिल व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जल में दोनों हाइड्रोजन परमाणु, जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, परमाणुओं को आर समूह या एल्किल समूह या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। सामान्यतः जो ईथर होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम एल्काक्सी एल्केन के रूप में लिखा जाता है। तो ईथर का क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। अगर आपको इस प्रकार से मिलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। हमने आपको बताया कि अगर आपको इस प्रकार से मिलता है, इधर आपको जो है एल्किल समूह जुड़ा है या इधर आपका एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये आपका जो होता है वह होता है ईथर। ठीक है, क्या होता है, ईथर। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग ईथर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ईथर होते क्या है, ईथर के भौतिक गुणधर्म। देखिए, ईथर को आप लोग सैंट भी बोलते हैं। ठीक है, ईथर ज्वलनशील होता है और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने भी लगता है। ठीक है, तो ये होते हैं ईथर। अब ईथर के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है कुछ प्रमुख ईथर के यौगिक हैं, जिनमें एरोमेटिक ईथर भी हैं और साधारण ईथर भी हैं। ठीक है, उनके नाम के बारे में जानेंगे। तो हमने यहाँ पर बताया है कि ईथर का जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उनका नाम एल्काक्सी एल्केन लिखते हैं। हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि इनका आईयूपीएसी नाम जब आप लिखेंगे तो इनका नाम होगा एल्काक्सी एल्केन। ठीक है, एल्काक्सी एल्केन के रूप में इनका नाम लिखते हैं। जैसे आपका इसके बारे में आप देखिए, इसे यहाँ पे देखिए CH3 है ना, CH3 है और ये CH3 है, ये एल्किल समूह है और बीच में ईथर है। तो एल्काक्सी आप इधर से लिखेंगे तो पहले एक कार्बन है, एक कार्बन से मेथ होगा तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और एक कार्बन से हो जाएगा मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, या इसको हम लोग बोलते हैं एक मेथिल, एक मेथिल साधारण नाम, डाई मेथिल, डाई मेथिल, और ये आपका जो समूह है उसे हम लोग बोलते हैं ईथर, डाई मेथिल ईथर। तो इसके दो नाम हो गया, एक हो गया मेथॉक्सी मेथेन और उसका दूसरा नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। ठीक है, ऐसे ही दो कार्बन है, एक और दो। आप देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन से होगा एथॉक्सी, एथॉक्सी, ये पूरा टोटल लेकर एथॉक्सी मेथ एथ, और ये हो गया एथेन। आपको ज्यादातर इस तरीके से देखिए मिलेगा लिखा हुआ। देखिए दो कार्बन है, एथॉक्सी एथेन, और इसका साधारण नाम लिख सकते हैं दो, एक एथिल एक एथिल, दो एथिल है तो आप इसको लिख सकते हैं डाई एथिल। क्या लिख सकते हैं, डाई एथिल, और आपका क्रियात्मक समूह क्या है, ईथर। तो ये आपका हो गया डाई एथिल ईथर। देखिए एक और एक, दो यहाँ पर एक एथिल एक एथिल, दो एथिल हो गया तो डाई, दो से होता है आपका डाई, और ये हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है थोड़ा सा चक्रीय है। चक्री का तात्पर्य आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिल समूह जुड़ा गया है। एरिल का मतलब इस तरीके से आपका चक्री होता है जो आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। ये बेंजीन समूह है जिसको C6H5 बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये C6CH5 है, तो यहाँ से आप लिखेंगे तो एक कार्बन से हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी, और C6CH5 से होता है बेंजीन। क्या होता है, मेथॉक्सी बेंजीन, या अब साधारण नाम की बात आ गई तो मेथिल सबसे पहले आपने इधर का लिख लिया तो ये क्या हो गया मेथिल, और C6H5 को हम लोग बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं,
फेनिल। आप ध्यान रखेंगे कि C6H5 को फेनिल, और ये आपका जो समूह जुड़ा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर। तो आप इसे मेथॉक्सी बेंजीन या मेथिल फेनिल ईथर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, आप देखिए एथिल, मेथ एथ, या आप लिख सकते हैं एथिल या एथॉक्सी। आप इसे लिखेंगे IUPAC नाम पहले आप, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, एथॉक्सी, ठीक है। एथॉक्सी हो गया, एथॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन, तो ये हो गया एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। या आप इसे जो है लिख सकते हैं इस तरीके से, मेथिल फेनिल ईथर, लेकिन यहाँ पे मेथिल नहीं है बल्कि क्या है, एथिल, तो हम लिखेंगे एथिल फेनिल ईथर। आप क्या लिखेंगे, एथिल फेनिल ईथर, ठीक है। अब इसमें देखिए लटके हुए परमाणु का सबसे पहले नाम लिखते हैं, तो 1 2, आपका 2 पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो सबसे पहले आप 2 पे एक कार्बन परमाणु से होता है मेथिल, तो 2 मेथिल, और फिर यहाँ से हो जाएगा मेथॉक्सी या एथॉक्सी मेथेन, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं एथॉक्सी, क्या लिख दे रहे हैं, एथॉक्सी मेथेन, ठीक है, एथॉक्सी मेथेन हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 कार्बन परमाणु हैं, तो 2 कार्बन से होगा एथिल मेथिल ईथर। अगर आप साधारण नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखते हैं, तो 2 कार्बन के नाते यहाँ पर हो जाएगा एथॉक्सी, ये हो जाएगा एथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी मेथेन। या इसका साधारण नाम की बात करें तो एथिल मेथिल ईथर, इसको हम लोग लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, एथिल मेथिल ईथर हो गया। तो ये आपका हो गया IUPAC नाम और साधारण नाम, हमने दोनों को एक साथ कवर कर लिया है। IUPAC नाम और साधारण नाम आपको दोनों एक साथ बता दिए गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईथरों का वर्गीकरण। ईथर कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के ईथर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है 3 प्रकार के वर्गीकरण के बारे में हमने समझाया है। 3 से 4 प्रकार भी होंगे, लेकिन आपको जो है 3 ही प्रकार यहाँ पे पढ़ना है। ईथरों के वर्गीकरण में सबसे पहला है सरल या सममित ईथर, ठीक है। दूसरा आपका होता है मिश्रित अथवा असमान ईथर, और तीसरा होता है एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर भी आते हैं, एलिफैटिक, ये दोनों जो आपके ईथर हैं, सरल और सममित ईथर, इन दोनों को एलिफैटिक कहते हैं, ठीक है। एरोमेटिक और एलिफैटिक में अंतर क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एलिफैटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है। तो देखिए, अगर साधारण चक्रीय यौगिक हैं, हम कह सकते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं, जैसे इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो इन्हें एलिफैटिक बोलते हैं। और इस प्रकार से आपके हैं तो इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। अगर चक्रीय यौगिक कोई एक जुड़ गया है, कोई भी एक चक्रीय यौगिक अगर उपस्थित है, तो वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक का मतलब होता है चक्रीय, और एलिफैटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक है, जिसको विपरीत श्रृंखला वाले यौगिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक ईथर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत ये आ गए, जैसे चक्रीय हो गए, ठीक है, यहाँ पर ये चक्रीय हो गया, तो ये सब आपके क्या होंगे, एरोमेटिक ईथर के अंतर्गत आएंगे, और एलिफैटिक के अंतर्गत खुली श्रृंखला वाले यौगिक आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है ईथरों का वर्गीकरण। हम लोग ईथरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। ईथरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखें तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होंगे, एक एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक, लेकिन हम सममित और असममित ईथर भी देख लेते हैं। सबसे पहले होता है सरल या सममित ईथर। हम कहते हैं ऐसे ईथर जिसमें ईथर समूह, ये जो ईथर समूह है, इसके दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या, जैसे ये हो गया, ठीक है, या C2H5O C2H5, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, 2 ही एग्जाम्पल से काम चलाते हैं हम लोग,
ठीक है। देखिए ईथर समूह ये है, इसके दोनों ओर इस तरफ भी एक कार्बन है, इस तरफ भी एक कार्बन है। ईथर समूह है, इसके इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, दोनों ओर इसको एल्किल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। इसके दोनों तरफ एल्किल समूहों की संख्या अगर समान होती है तो इसे हम लोग सरल या सममित ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सरल या सममित ईथर। तो इसका नाम तो आप जानते ही हैं, जिसको बोलते हैं साधारण नाम अगर हम लिखें तो हो जाएगा डाई 1,2 मेथिल है ना, तो डाई मेथिल और वो आपका है ईथर, डाई मेथिल ईथर, जिसको बोलते हैं मेथॉक्सी मेथेन। हम लोग इसे बोलते हैं मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, या आप इसे लिखना चाहेंगे तो दो एथिल है तो इसको आप लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, या इसको बोलते हैं एथॉक्सी एथेन। ठीक है, एथॉक्सी एथेन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आपको समझ में आया, दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या। आप डायरेक्ट समझिए, दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो वो सरल या सममित ईथर है, और दोनों ओर कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं है तो वो सरल या सममित ईथर नहीं है, मिश्रित ईथर है। तो दोनों ओर कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे समान है। इसमें देखिए मिश्रित है ऐसे ईथर जिसमें ईथर समूह के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या समान नहीं है। जैसे मान लीजिए इधर है CH3 CH2O और इसको CH3, या आप इसे लिख सकते हैं ऐसे C2H5 सिंगल और ईथर समूह ये। ठीक है, इस प्रकार से हो तो ये आपका क्या है? असमान ईथर है। ये सममित ईथर नहीं है, बल्कि ये क्या है? मिश्रित ईथर है। तो इसका आप नाम लिखेंगे तो एक कार्बन है तो एक कार्बन से मेथॉक्सी और एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, मेथॉक्सी एथेन या मेथिल एथिल ईथर। साधारण नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिल ईथर। इसका साधारण नाम हो गया मेथिल एथिल ईथर। या एक और देख लीजिए CH3 और C2H5, इसी को उल्टा हम कर दिए हैं तो इसका हो जाएगा एथॉक्सी मेथेन। क्या हो गया? एथॉक्सी मेथेन, जिसको बोलते हैं हम लोग एथिल मेथिल ईथर। इसको बोलेंगे एथिल मेथिल और ये हो गया ईथर। ठीक है, एथिल मेथिल ईथर हो गया। तो ये आपके मिश्रित ईथर हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक ईथर के बारे में। देखिए ये सरल और सममित ईथर और मिश्रित अथवा असमान ईथर, ये दोनों आपके एलिफैटिक हैं, यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं। बंद श्रृंखला का निर्माण इनमें होबे नहीं करता है। तो ये आपके क्या है? सरल या सममित ईथर है। इसके बाद एरोमेटिक ईथर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ईथर जिसमें ईथर समूह के दोनों तरफ या किसी एक तरफ क्या हो? आपका एरिल समूह उपस्थित हो, जैसे हम यहाँ पर बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहे हैं इस तरीके से। देखिए ईथर समूह है और यहाँ पे CH3 है, ये एरिल समूह है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं C6CH5 और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, CH3 है, इस प्रकार से है। तो ये आपका क्या है? एरोमेटिक। कहीं ना कहीं एक चक्र उपस्थित है, आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा तो आप सोचेंगे चक्र नहीं है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा C6H5 एरिल समूह होता है जो आपका चक्र बनाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी बेंजीन, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन, है ना, मेथॉक्सी बेंजीन। या इसको बोलते हैं, इसका दूसरा साधारण नाम बोलते हैं मेथिल फेनिल ईथर, है ना। इसको बोलते हैं मेथिल फेनिल ईथर, इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। अब दोनों तरफ अगर रिंग समूह इस तरीके से उपस्थित हो तो क्या करेंगे? वो भी तो आपका चक्री के अंतर्गत आया, है ना। इस तरीके से हो तो आपका यहाँ पर भी ये चक्री ईथर ही है, ये चक्री ईथर भी ही है। इसको आप इस तरीके से लिख रहे हैं
यहाँ पे समझिएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड हो C6H5, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाईफेनिल ईथर। देखिए हमने अभी बताया इसको बोलते हैं फेनिल, तो एक और एक दो फेनिल है ना, तो डाईफेनिल ईथर, ये आपका क्या हो जाएगा, डाईफेनिल ईथर, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, इसको पूरा नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो है हम लोग ईथरों में समावयवता आइसोमेरिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए समावयवता क्या होता है, सबसे पहले आप समावयवता को समझिए। समावयवता में होता ये है कि अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं। संरचना सूत्र के साथ साथ उनके क्रियात्मक गुण, स्थानीय गुण, संरचनात्मक गुण, क्रियात्मक गुण, मध्यावता, तमाम प्रकार की चीजें भिन्न होती हैं। लेकिन अणुसूत्र देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या पर अगर हम गौर करें तो उनकी संख्या समान होती है, बाकी अन्य चीजें भिन्न भिन्न अगर आपको देखने को मिलती हैं, तो वहां पर जो उत्पन्न गुण होता है उसे समावयवता कहते हैं, ठीक है। तो ईथरों में निम्नलिखित प्रकार की समावयवता पाई जाती हैं। सबसे पहली समावयवता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो क्रियात्मक समावयवता क्या होता है, हमने यहाँ पे बता दिया है कि क्रियात्मक समावयवता में ईथर संगत मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मतलब एल्कोहल भी प्रदर्शित करता है और ईथर भी प्रदर्शित करता है। जैसे आप समझिए यही संरचना है, हम ईथर बना रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम ईथर को बना रहे हैं। अब ईथर में देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड ईथर समूह और ये CH3, तो आप देखेंगे तो ये बना है मेथॉक्सी मेथेन, है ना, ये बन गया मेथॉक्सी मेथेन या डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, ये हो गया डाईमेथिल ईथर। अब ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल, अब ये एल्कोहल में भी प्रदर्शित हो जाते हैं। जैसे देखिए CH3, अब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे CH2 और ये OH, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है या 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, या एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो पहली समावयवता यही होती है कि जो ईथर होते हैं ना, वो आपको ईथर के भी क्रियात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं और एल्कोहलों के भी क्रियात्मक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद होता है मध्यावता, यानी ईथर की पोजीशन। सी समझिए कि ईथर की पोजीशन हो सकता है, ईथर की पोजीशन इधर उधर हो, तो ईथर की पोजीशन असममित ईथरों में होता है। हम कह सकते हैं कि वे ईथर जिसमें ईथर समूह से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो। एल्किल समूह भिन्न भिन्न कहिए या ईथर की पोजीशन भिन्न भिन्न होती है, तो वहां पर उत्पन्न समावयवता को मध्यावता कहते हैं। इसमें समझिए मध्यावता में इसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 CH2 ईथर समूह और CH3। अब ये एग्जाम्पल हमने लिया, ये है मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, क्या है, मेथॉक्सी एथेन, ये मेथॉक्सी एथेन है। अब यहाँ पर ईथर की पोजीशन यहाँ पर थी, ठीक है, दूसरे तीसरे कार्बन पे थी। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, या आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं CH3O और यहाँ पर आ गया CH3 और CH3, ठीक है, CH3 CH2। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पे थी, इधर से पोजीशन अब इसकी क्या हो गई, सेकंड नंबर पे हो गई। यहाँ पे फर्स्ट पे थी और यहाँ पे किस पे आ गई, सेकंड पे आ गई। तो ये आपका बदल जाएगा, एथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी मेथेन, ये आपका चेंज हो गया एथॉक्सी मेथेन में। तो इस प्रकार की समावयवता को हम लोग कहते हैं मध्यावयवता, ठीक है, मध्यावयवता। इसके बाद स्थान या स्थिति समावयवता, हम कह सकते हैं कि जब
यौगिक की कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जब प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न भिन्न होगी तो वहां पर उत्पन्न समावयवता को क्या कहते हैं? स्थिति समावयवता कहते हैं। थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल लीजिए। जैसे यहाँ पर है CH3 है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, यही हमने लिया है। इसको हम लोग बोलते हैं एथॉक्सी मेथेन, ठीक है। बट अगर या हम इस प्रकार से लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर हमने लिख दिया CH, और CH लिखने के बाद जो है यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? CH3, ठीक है। यहाँ पे CH2 था और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? एक कार्बन और आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या एक आप क्या करिए? बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आप ले लीजिए ऐसे CH2O CH2 CH3, ये आपका क्या हो गया? एथॉक्सी एथेन, ठीक है, एथॉक्सी एथेन, ठीक है। अब हम इसे इस प्रकार से लिख रहे हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ एक ही रह रही है और ये हो गया CH2, और यहाँ पर हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं CH3 का होल ऑफ ट्वाइस, ठीक है। CH3 का आपको होल ऑफ ट्वाइस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे CH आप इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 और CH3, ठीक है। तो ये जो आपका देख लीजिए यहाँ पे समझिए 1 2 3 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 3 6 2 8 2 10, 3 3 6 3 9 1 10, 10 ठो हाइड्रोजन परमाणु हो गए और 4 कार्बन परमाणु हो गए। संरचना वही है, लेकिन कार्बन परमाणु क्रियात्मक समूह जो प्रतिस्थापी है वो भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर उत्पन्न समावयवता को स्थान या स्थिति समावयवता कहते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी और मेथ एक प्रोप, ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। इसके बाद हम लोग ईथरों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर एग्जाम में बहुविकल्पियों में पूछे जाते हैं कि ईथर के दो अणुओं के मध्य आबंध कोण क्या होता है, या जल के अणुओं के मध्य आबंध कोण क्या होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बंध बनते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अच्छी अतिव्यापन से बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं और पार्श्वी अतिव्यापन से बने बंध को पाई बंध कहते हैं। हमने लेसन नंबर 1 में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में आपको संकरण के बारे में, हाइब्रिडेशन के बारे में हमने आपको बताया था, जहां पर 3 प्रकार के संकरण होते हैं, sp3, sp2 और sp संकरण। कार्बनिक यौगिकों में केवल 3 प्रकार के संकरण उपस्थित होते हैं, बाकी अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें संकरण की स्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो ईथर है, ईथर अणु में ऑक्सीजन परमाणु जल के साथ sp3 संकरण बनाता है। इसमें 2 अर्धपूर्ण sp3 संकरित एल्किल समूहों के साथ अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। इसमें ये ईथर समूह देखिए सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड अणु में, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु जल के साथ ये जो अणु है इतना, ठीक है, इतना जो अणु है ये इतना भाग, ये कौन सा संकरण बना रहा है? sp3, और यहाँ पे इतना भाग अगर लेंगे तो वो भी क्या बनाएगा? sp3 संकरण बना रहे हैं। इसमें 2 अर्धपूर्ण, ये sp3 और फिर इधर से लोगे तो ये sp3 संकरण बना रहे हैं, जिसमें सिग्मा बंध बनता है। इसमें आबंध कोण यानी दो कार्बन या एल्किल समूहों के बीच का जो कोण होता है वह 110 डिग्री होता है। लेकिन अगर जल के अणु हो, जैसे HOH है, जल के अणु है तो जल के अणुओं के बीच का आबंध कोण 104 डिग्री होता है, लेकिन ईथर के अणुओं के बीच आबंध कोण 104 डिग्री से अधिक होता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे बड़े एल्किल समूहों के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण, बड़े जो एल्किल समूह होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण ईथर समूहों में आबंध कोण 110 डिग्री और जल के मध्य आबंध कोण 104 डिग्री से अधिक होता है, अर्थात जल के अणुओं के मध्य आबंध कोण 104 डिग्री होता है, ठीक है।
तो आज हमने जो है ईथर के बारे में, ईथर के कुछ भौतिक गुणधर्म के बारे में, उनके समावयवता के बारे में, ईथर के वर्गीकरण के बारे में, ईथर के IUPAC नाम के बारे में, ईथर के क्रियात्मक समूह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में ईथर के बनाने की विधि और उनके रासायनिक गुणधर्म की सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग का थर्ड पार्ट जब आएगा तो उसमें हम लोग एरोमेटिक ईथर अर्थात एनिसोल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।